नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये जो अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सोनिया गांधी ने दिया है, चिली की एक्स प्रेसिडेंट जो एनएचआरसी की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, मिशेल ब्रेशलेट को, ये अवार्ड देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? मजबूरी क्या हो सकती है कांग्रेस की? क्योंकि वो तो भारत विरोधी स्टेटमेंट देने के लिए जानी जाती हैं। जी बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों में जो भारत के खिलाफ जो बड़ी-बड़ी जो गतिविधियां हुई हैं, बयानबाजियां हुई हैं, उनमें इनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन इनसे इनकी प्रशंसा आगे हम करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये कौन है, इसको समझने के लिए आप इसी को समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो पाने वालों की सूची में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का भी नाम है। उनकी प्रतिभा को 1998 में ही पहचान लिया गया था कि ये कितने प्रतिभावान हैं और क्या-क्या, फिर बाद में जाकर दुनिया ने उनको पहचाना और नोबेल पुरस्कार दिया। तो खैर वो एक तंत्र का हिस्सा थे और उनको भी समय पे मिला और ये भी उसी तंत्र का हिस्सा है। राष्ट्रपति ये चिली की थी, लेकिन ये चिली की कांग्रेस समझ लीजिए, या जिस तरीके से एक ग्लोबल लेफ्ट, एक एक पूरा दुनिया में एक खास तरह का एक वर्ग बना हुआ है जो कि वामपंथी होता है, जो मूलतः अपने स्वभाव में इस्लामिस्ट होता है और वो बात करता है वामपंथ की, समानता की, एकता की, शांति की, लेकिन वो करता वही है जो जिसके लिए वो जाना जाता है। तो ये उसका ही भाग रही है और इन सबका पोषक जो है वो अमेरिका के कुछ जो उद्योगपति, जिनका नाम हम सब अक्सर लेते हैं, जिनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, आप मेरे ख्याल से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उसी तंत्र का एक हिस्सा है। चिली की राष्ट्रपति रही, दो दो बार रही। और फिर उसके बाद जब वहां से राष्ट्रपति पद से हटी तो ये संयुक्त राष्ट्र में, यूएनएचसीआर में, ये वहां की कमिश्नर या प्रमुख जो भी पद है, पद नाम मुझे ध्यान नहीं है, उस वो बन गई। ये खुद को नास्तिक कहती हैं, एथीस्ट है, लेकिन ये एथीस्ट नहीं है, वास्तव में ये कैथोलिक है, कैथोलिक क्रिश्चियन है। और कैथोलिक क्रिश्चियन होने के नाते मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सोनिया गांधी की बिरादरी की हैं, सोनिया गांधी की का एक जो बहनापा है। तो ये कहीं कहीं बहुत सारी चीजें जुड़ रही थी और उनको चूज करके कहाँ वो चिली जैसा देश, जिसमें से भारत में तो लोग चिली पनीर खाते हैं, चिली का इससे ज्यादा लोगों के जीवन में कुछ और ज्यादा वो नहीं है। तो लेकिन चिली से इनको लाया गया, इनको इंदिरा गांधी के नाम पर, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर शांति, निशस्त्रीकरण और विश्व में शांति, उसके लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया। तो जब जब इनको पुरस्कार कल जब मिलता है परसों, तो फिर उसके बाद ये लोगों ने खोज शुरू की कि भाई ये कौन है। तो पता चला कि इनके तो पूरे के पूरे जो पिछले कुछ समय के जो बयान है वो घोर भारत विरोधी, मतलब इन्होंने हर वो काम किया है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शर्मिंदा करने के लिए, भारत की आलोचना कराने के लिए, भारत में एक तानाशाही चल रही है, ऐसा दिखाने के लिए जो यूएनएचसीआर की तरफ से जो जो बयानबाजियां हुई, उनके पीछे यही देवी जी थी। तो उसमें सबसे बड़ा है कि वहां के वो, जैसे एक आप जो अभी दिखा रही हैं कि भाई वहां पर जब उन्होंने 2020 में ये भाषण दिया और ये पैलेट गन, जो कश्मीर में उस वक्त पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी कुछ जगहों पर, जब ये पथराव होता था सेना पर, तो सेना ने कहा था कि भाई हम सेना पर हमला जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे और कड़ाई से निपटेंगे। तो भाई आप गोली तो चलाओगे नहीं, आप लाठी बंदूक चलाने का कोई फायदा हो नहीं रहा है, लाठी चलाने का। तो पैलेट गन एक हथियार थी और कुछ जगहों पे एक्सट्रीम सिचुएशन में प्रयोग की गई थी। लेकिन पूरी दुनिया में झूठ फोटोज, झूठ एक पूरा प्रोपेगेंडा मटेरियल तैयार किया गया था और उसको मंचों पर ले जाने का कार्य यही ये जो मिशेल बैचले हैं वो कर रही थी। मिशेल बैचले का की भूमिका इसके बाद भी लगातार जारी रही। उसके बाद पहले कश्मीर के विषय पर उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, फिर उसके बाद जो है ये कश्मीर को लेकर इनका लगातार ही रहा है, मतलब ऐसे दिखाती नहीं कि वहां भारत कोई ऑपरेशन कर रहा है, भारत का वो हिस्सा नहीं है, भारत ने उसको गुलाम बनाया हुआ है। ये उस थॉट के ऊपर चल रही थी। इनको जिस संयुक्त राष्ट्र की संस्था में ये काम कर रही थी, वो संयुक्त राष्ट्र संस्था क्या मानती है उससे इनको कोई मतलब नहीं था। ये एक तरह का अपना एजेंडा चला रही थी। इसके बाद जैसे फिर उसके बाद शुरू होता है कि जब 2019 में धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तो उस समय सबसे मुखर जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत का, पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत के साथ था, लेकिन यूएनएचसीआर की तरफ से जो भारत के विरुद्ध एक बयान जारी किया गया था वो इनकी तरफ से था कि भारत जो है वहां पर लोगों के मूल अधिकारों को का हनन कर रहा है। अरे भाई, जो भारत का हिस्सा है, भारत ने जी। उसको एक कानूनी अपने उसके एक उसको वापस अपने अपने हिस्से में लिया है, तो उस पर ये बयान देने का क्या मतलब है? वो तो संयुक्त राष्ट्र के तमाम नियमों के अधीन भारत ने उस कार्य को किया था, तो उस पर इनका बयान आया था। फिर 2020 के आसपास
इन्होंने जब सीएए का आंदोलन चल रहा था तब भी इन्होंने बहुत तमाशा किया था। अच्छा देखा, जब मैंने देखा तो मैं देख रहा था कि जो चिली का जो नागरिकता कानून है, जिस देश की ये 2-2 बार राष्ट्रपति रही, वहां का नागरिकता कानून सीएए से भी कठिन है। जिस सीएए का ये विरोध कर रही थी, जिस सीएए को ये मतलब नागरिकता संशोधन कानून को ये मानवाधिकारों का हनन करने वाला और लोगों के को, जबकि सीए का तो भारत के नागरिकों से कोई लेना ही देना नहीं था। सीए जो है वो उन लोगों को डील करता है जो विदेशी लोग हैं और वो भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं, उसका कानून था वो। लेकिन ये महिला जो जो राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन की तरफ से ये क्या कहती हैं कि ये कानून जो है वो वहां के मानवाधिकारों का हनन है, जबकि खुद उनके जिस देश की वो राष्ट्रपति थी, 2-2 बार राष्ट्रपति थी, वहां का कानून ये कहता है। मतलब देखिए मजेदार बात क्या है कि किस तरीके से धार्मिक एंगल, चूंकि यहाँ पर भारत ने ये किया था कि भाई मुसलमानों को छोड़कर, चूंकि भारत का बंटवारा मुसलमान इस्लाम और मतलब इस्लाम के कारण हुआ था, मतलब मुसलमानों के कारण हुआ, मुसलमानों ने अपना एक अलग देश लिया था। तो उसमें इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई जो मुसलमान है उनको इस कानून में भारत में अनुमति नहीं दी जाती, उनके लिए वो एक अलग प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं कि उनको भी ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन उनके लिए एक अलग प्रक्रिया की। लेकिन इन्होंने उसको इस आधार पर किया कि ये धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है, जबकि उनके देश में चिली में धार्मिक आधार पर किस तरीके से भेदभाव होता है कि आप नागरिकता केवल उसी को देते हो जो वहां पर जन्मा हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या फिर जो मॉरल जो इसके लिए एक टर्म है, इन्होंने अपने उनके उसमें एक तकनीकी रूप से एक गुड मॉरल कैरेक्टर, गुड मॉरल कैरेक्टर बोलते हैं कि गुड मॉरल कैरेक्टर किसका होगा उसको हम नागरिकता देंगे। तो वो उस गुड मॉरल कैरेक्टर का मतलब है कि आप क्रिश्चियन हो, आप कैथोलिक क्रिश्चियन होंगे तो आपका गुड मॉरल कैरेक्टर होगा और आपको नागरिकता वहां की मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो जिस देश में भेदभाव हो रहा हो उस देश की राष्ट्रपति रही महिला जो है वो भारत को प्रीच कर रही थी और भारत का ही पुरस्कार कांग्रेस पार्टी उनको पुरस्कार। और सोचिए कि इतने पूरी दुनिया में लोगों में से सिर्फ यही मिली कांग्रेस पार्टी को ये अवार्ड देने के लिए। लेकिन अभी आपने शुरुआत में जो बताया कि मोहम्मद यूनुस को भी 1998 में कांग्रेस इस अवार्ड से नवाज चुकी है, तो इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस का तो बड़ा खास रिश्ता होगा कांग्रेस पार्टी के साथ। जो पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग, उन्हीं के साथ कांग्रेस की दोस्ती क्यों होती है? आप देखिए जो लिस्ट आपने देखी होगी कि किन किन को आज तक कांग्रेस पार्टी ऐसे इस अवार्ड से नवाज चुकी है, उसमें मैक्सिमम उसी इकोसिस्टम के लोग मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, यही अगर हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें जो कि इंदिरा गांधी ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है, तो इसलिए वो गांधी परिवार उसका मालिक है। नाम भले ही भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका नाम ट्रस्ट, उनके नाम का ट्रस्ट है, उनके नाम का पुरस्कार है, लेकिन दे कौन रहा है? इंदिरा गांधी परिवार। तो पहली बात तो ये भी एक विडंबना है। दूसरी बात कि भाई इंदिरा गांधी के नाम पर शांति पुरस्कार होना ही अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि जो जिनका पूरा मतलब समय जो था वो मतलब कांग्रेस की, अगर हम बात करें कांग्रेस की सत्ताओं की बात करें, तो भाई 2-2 नरसंहार भारत में हुए, किस बात की शांति पुरस्कार? जिनके निधन के समय बड़ा पेड़ गिरता है की थ्योरी दी गई, उस कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर बैठे हुए थे। उस कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर जिन्होंने 1984 के सिख दंगों में जिनका सिख नरसंहार में उसका बड़ा रोल था, उसको फर्स्ट रो में उसको जगह दी गई थी जगदीश टाइटलर को। तो ये सब तो कुछ विडंबना है। लेकिन ये जो पुरस्कार है किन लोगों को दिया जा रहा है? 2023 का जो पुरस्कार था वो किसको दिया गया? तो देख रहे 2023 का पुरस्कार दिया गया जो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता, फिलिस्तीन के मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले 2 सज्जन हैं, जिसमें से एक ज्यू है, मतलब यहूदी हैं। वो यहूदी हैं लेकिन वो इस्लामिस्ट है, मतलब वो इस्लाम का बच्चा, जैसे हमारे देश में बहुत सारे हिंदू होते हैं जो होते तो हिंदू है लेकिन पाकिस्तान परस्त होते हैं, तो वो उस तरीके की ही मानसिकता के। उनका नाम है डैनियल बरेनबोइम, जो कि कुछ गिटारिस्ट है, बहुत वोकल है, बोलते बहुत हैं। और एक अली अबू अवाद करके हैं जो कि वहां के फिलिस्तीन के मतलब मानवाधिकार कार्यकर्ता कह लीजिए, करते तो सब वही है, कौन सा मानवाधिकार होता है भाई? आतंकवादियों का मानवाधिकार हमास ही तो चला रहा है उनको। तो खैर वो ये उसको इन्होंने इंदिरा गांधी 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया था। तो ये इससे बेसिकली पता चलता है कि कर क्या रहा है इनका जो ये फ्री गाजा और फ्री पैलेस्टाइन, और जब दुनिया भर के जो बैग जो होते हैं, कौन बैग भिजवाता है? आप इसी से समझ लीजिए कि कहां से ये झोले आते हैं इनके लिए बन के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किस तरह से वो थैला लेकर, फिलिस्तीन का थैला लेकर नई नवेली सांसद प्रियंका वाड्रा संसद भवन में घूम रही थी।
कांग्रेस क्यों फिलिस्तीन के मामले पर जुबान खोलती है, लेकिन जो कुछ इजराइल के लोगों के साथ हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, उसको लेकर उनकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती है। लेकिन ये जो अवार्ड दिया गया है, जाहिर सी बात है उस इकोसिस्टम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और इसमें डीप स्टेट का भी, सोरोस एंड कंपनी का भी सहयोग रहता होगा, भी फंडिंग भी तो हो रही होगी ना इंदिरा गांधी ट्रस्ट को कहीं से। हमने ये भी तो देखा है कि राजीव गांधी ट्रस्ट को कहां से फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती थी। 2008 का वो एमओयू क्या है, किस बिना पर राहुल गांधी ने उस एमओयू पर साइन किए थे सर? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? देखिए लेना देना क्या है, जैसे अब आप यही समझ लीजिए कि ये जो मिशेल बैचलेट है, इनकी खूबी क्या है कि ये भारत को लेके बहुत वोकल थी, भारत में मानवाधिकारों को लेके बहुत चिंतित थी। जब तक ये रही यूएनएचसीआर में, ये लगभग लगातार ऐसे बयान देती रही जिससे भारत के लिए समस्याएं पैदा हुई। लेकिन ये चीन पे बिल्कुल चुप है, चीन के बारे में कुछ नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोलती। चीन के गाइडेड टूर पे गई थी ये कोविड के पीरियड में। कोविड के पीरियड में इनको शिंजियांग में चीन की एजेंसियां इनको एक गाइडेड टूर पे लेके गए थे, जहां पर इन्होंने खूब प्रो चाइना कि चीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मानवाधिकारों में बहुत बढ़िया है, पर्यावरण के लिए चीन का योगदान जो है अद्भुत है, इस तरीके की इनके स्टेटमेंट थे, और जो कि अब इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। नहीं नहीं, इसके तो बाद पर्यावरण से मुझे चंद्र प्रकाश जी याद आया कि राहुल गांधी भी तो 2 साल पहले जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो वहां बैठकर चीन के पर्यावरण को ही तो अच्छा बता रहे थे हाँ, यार। वो एक, कितना, तो आप सोचिए कनेक्शन क्या, कहां से वो ट्यूशन मिलता है राहुल गांधी को जब वो इस तरह के बयान बाहर जाकर देते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं मानवाधिकारों को लेकर बड़ी चिंतित हो गई थी आर्टिकल 370 के बाद, तो वही जुबान तो राहुल गांधी बोल रहे थे, वही जुबान इमरान खान बोल रहा था यूएन में। बिल्कुल वही। देखिए तय कोई सत्ता मालिक एक, ऊपर कोई एक बैठा हुआ है, वो अपना एक टूल किट दे रहा है, और वो टूल किट की धुन पे सब सारी कठपुतलियां नाच रही हैं। अब एक कठपुतली दूसरी कठपुतली को पुरस्कार नहीं देगी। अब चिली की जब वो राष्ट्रपति बनेंगी तो हो सकता है सोनिया गांधी को विश्व की शांति के लिए पुरस्कार दें वो। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे को मिल बांट के पुरस्कार देने वाली बात है। जो आपने चाइना की जो बात मैं कह रहा था, उसमें एक बात पूरी कर लूं। उसमें मैं ये बता रहा था कि चाइना में जब इन्होंने बहुत प्रशंसा की तो इनकी बहुत आलोचना हुई विश्व के स्तर पर कि भाई आप चाइना तो वो वहां पर मुसलमानों का दमन कर रहा है, जो वहां के उइगर मुसलमानों का, तो आप कैसे कह सकती हैं, कैसा यूएनएचसीआर है जो इस तरीके से, भाई उनके भी फेवर में लॉबीज हैं, तो उन्होंने इस तरीके का इनकी आलोचना शुरू की। तो इन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दे दी है कि नहीं नहीं, चाइना को उसमें सुधार करना पड़ेगा। अब इनको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो बातें उनके जो स्टेटमेंट दिखा रही है, वो ये वाला पोर्शन दिखा रही है कि नहीं नहीं देखिए, उन्होंने तो चीन के खिलाफ भी बोला था। अच्छा, चीन के खिलाफ बोला था। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने पूरा जो इनका पूरा वो कार्यकाल था, उस पूरे कार्यकाल में ये इस मतलब ये पूरी इनकी एक छवि है कि ये इस्लाम के जो आतंकवाद है, जो दुनिया भर में आतंकवाद है, चाहे वो आईएसआईएस का हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उस पे सिलेक्टिवली चुप्पी के लिए जानी जाती हैं। उनको भारत में कश्मीर में सेना जो है वो दमन कर रही है, ये दिख गया। धारा 370 हटने से कश्मीर के मुसलमानों के या कश्मीर के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन हो जाएगा, ये दिखता है। लेकिन जो इतने वर्षों से पाकिस्तान में हिंदुओं का और बांग्लादेश में हिंदुओं का एक प्रायोजित लंबे समय से चल रहा नरसंहार है, उस पर इनका कोई स्टेटमेंट, कोई बयान आपको नहीं मिलेगा। तो यही उनकी विशेषताएं थी। जो आपका पहला प्रश्न था उसका उत्तर अब सारे लोग समझ गए होंगे कि क्यों सोनिया गांधी को के मन में इनके लिए प्यार आया। एक तो उनकी अपनी बहन है, बिरादरी की है, और दूसरी जो मतलब बिरादरी की बहन है, और दूसरी जो है वो ये प्यार है। मतलब इस प्यार का तो कोई तोड़ ही नहीं है। सोनिया गांधी इस आधार पर बहुत लोगों को प्रश्रय देती रही हैं, और देश का एक तरह से उन्होंने एक देश को ही पूरी तरह से उसका टूल बना रखा था। और एक चीज और चंद्र प्रकाश जी की, जैसे एफसीआरए को लेकर भी इन मोहतरमा ने बहुत कुछ बोला था। आप याद कीजिए अभी अमित शाह गृह मंत्रालय ने बहुत सारे एनजीओ पर जिनकी विदेशों से फंडिंग होती थी और जो भारत में रहकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते थे, उनकी फंडिंग को रोका था। उस पर भी मोहतरमा को बड़ा एतराज हुआ था। उस पर भी उन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा जो एफसीआरए यही गड़बड़ है। बिल्कुल, देखिए एफसीआरए को लेके हर चीज जो भारत जिसपे कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया, उन पे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वही बातें कहती रही हैं। अब देखिए एफसीआरए मतलब कि जो विदेशों से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं कि अब जो बाहर से पैसा आ रहा है, तो जो एमनेस्टी जैसी जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी कांग्रेस की, जहां पर विदेशों से पैसा आता था, नाम होता था कि यहाँ पर कृषि विकास के लिए ला रहे हैं, नाम होता था पर्यावरण के लिए, और सब आकर क्या इस्तेमाल होता था, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए आकर क्या प्रयोग होता था, भारत में दंगा फैलाने, अराजकता फैलाने, उसके लिए। तो एफसीआरए पे भी
भी। और मजे की बात क्या है कि इन्होंने बिना नाम लिए कानून का, इन्होंने एक जो यूएपीए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया है। मैं देख रहा था इनके स्टेटमेंट्स पुराने, ये तो बहुत मतलब एक पहले से एक पूरे टूल किट का ये बहुत बड़ा कलपुर्जा थी। ये नाम हमने आज जाना है, लेकिन ये पुरानी खिलाड़ी है। मतलब यूएपीए जिस कानून से भारत में काले धन की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, जिस कानून से बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े गए, जिस कानून से आज हवाला, और ये कानून यूएपीए कोई ऐसा नहीं कि सुन कि ये किसी सरकार का आइडिया था, सरकार ने सोचा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत बनने वाले कानून होते हैं। जो एफएटीएफ जैसी एजेंसीज होती हैं वो कुछ कानून बनाती, क्योंकि देखिए जो ये काले धन की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सीमाओं से परे होती है। ब्लैक मनी का लेन देन एक देश से दूसरे देशों में भी होता है। तो इसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जिसमें एफएटीएफ के जो दिशा निर्देशों के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को जो उसके सदस्य हैं उनको कहा जाता है कि आप ये कानून बनाओ। तो भारत की सरकारों ने, ठीक है, उसको कांग्रेस ने इंप्लीमेंट नहीं किया, कांग्रेस के समय बनी थी, इंप्लीमेंटेशन आगे चलकर हुआ नरेंद्र मोदी के समय। नरेंद्र मोदी के समय उसको कानून को मजबूत भी बनाया गया, उसके आधार पर कार्रवाइयां भी शुरू हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भारत के, जितने बड़े चोर हैं, वो यूएपीए में जेल गए। तो उन सब पे जो था, जो कानून, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत बना कानून है, उसका भी बिना नाम लिए इन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा ये किसान आंदोलन जब भारत में चल रहा था, उस पर भी इनकी राय थी कि भाई किसान आंदोलन में क्या कमी थी। किसान आंदोलन पे एक संयुक्त राष्ट्र की, आप जिस संविधान की बात कर रहे हो, वो तो भारत के संविधान के तहत उस पे था। भारत के संविधान के तहत बने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। ये कौन होती है यूएनएचसीआर की सदस्य, जो भारत के संसद द्वारा पास एक कानून को लेकर जो है यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया वहां पे दे रही है? क्या भारत कोई उनकी कॉलोनी है? भारत क्या उनका कोई गुलाम देश है? ठीक है, हमारा विषय है, हम समर्थन कर रहे हैं, कोई विरोध करता हो सकता है तो आपस में वो होगा, लेकिन कौन होता है संयुक्त राष्ट्र इस पे बोलने वाला? तो लगभग हर विषय पे इन्होंने बोला है, लगभग हर इस तरीके की चीजों पर जो जिसमें कांग्रेस क्या एक रुख रहा है, उन्होंने भी वही रुख रखा है। और यहाँ तो अब ये तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए डलवाई थी। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रेसिडेंट रही थी और उस दौरान उन्होंने ये काम भी किया। तो भारत के अंदरूनी मामलों में किस तरह से दखल दे रही थी और सोनिया गांधी इनकी तारीफों के पुल बांध रही थी। कांग्रेस पार्टी सर क्या सोचकर चलती है, क्या किस तरह की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? आप सोचिए बिहार में क्या हाल हुआ है उनका, उनको वो भी, उससे भी सबक नहीं मिला। देखिए, बिहार से तो क्या सबक लेंगे, कब से, मतलब काफी वर्ष हो गया। सबक लेना चाहते तो बहुत पहले से ही उनको सबक लेना शुरू कर देना चाहिए था। 60-70 के दशक में ही कांग्रेस के पाप ऐसे थे कि अगर वो उनसे सबक लेते तो ले लेते। अब वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लेने की क्षमता भी नहीं रही और लेने वाले नेता भी नहीं रहे। लेकिन जो आप बात कह रही हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भारत का नागरिक होना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दायर करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसमें विदेशी व्यक्ति नहीं डाल सकता इस तरीके से, इस प्रावधानों के अंतर्गत। तो क्या होता है कि अभी इन्होंने जो है वो अपने एक प्रॉक्सी के थ्रू सीए के अगेंस्ट जो बहुत सारी याचिकाएं हुई थी, एक पार्टी ये भी थी। अब देखिए, अब एक चिली में बैठी हुई एक कोई वहां की राष्ट्रपति जो वहां की राजनीति कर रही है, वो भारत की राजनीति में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? वो यहाँ पर पार्टी बन रही है, ओबियसली पार्टी सिर्फ आप अपने नाम भेज कर। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि एक विदेशी संस्था, ये जितने भी एनजीओ होते हैं, आप जाके जितने भी जो ये भारत के विकास के आगे के विरोध में, या जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि जब ये सेंट्रल विस्टा बन रहा था दिल्ली में, जो सरकारी क्षेत्र में जो पूरा, तो जो एनजीओ उसमें जो होते हैं, उन एनजीओ का आपने जीवन में पहले कभी नाम नहीं सुना होता है। वो एक ऐसा अचानक एक अनाम सा एनजीओ होता है जिसका बहुत अच्छा नाम होता है, फॉर डेवलपमेंट इन कुछ ऐसे ही, एक ऐसा अजीब सा अच्छा सा नाम होगा जिसको सुन के आपको लगेगा कि ये बहुत कुछ अच्छा काम करते होंगे। वो एनजीओ आता है और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। उसका वकील कौन होता है? वही 2-3 नाम। उन 2-3 नामों की फीस जो इतनी है कि मतलब कोई एक आम भारतीय, क्या एक आम भारतीय छोड़ दीजिए, एक अमीर भारतीय उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक पैसे वाला भारतीय जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से चलता है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनको मिलेगा नहीं। तो वो एक अनाम सा एनजीओ आता है, उसका वकील वही बनते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्राथमिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है? भाई ये धन तो ऐसा तो है नहीं कि ये खाली जेब से आते हैं। ये एनजीओ जो है कुछ धन लेके आते होंगे, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हो जब वहां पर, तो आपके पॉकेट में कुछ पैसे होने चाहिए। तो वो पॉकेट में पैसे किसको किसको कैसे जाते हैं, वो सब चीजें अब ये सोचने विचारने की बात है, किस आधार पर प्राथमिकता में सुनवाई हो जाती है। तो ये उसी जो तंत्र हम लोग बड़ा आश्चर्य करते थे, अक्सर बात करते थे कि भाई आप आते हैं, सुनवाई भी हो जाती है, ये कौन से एनजीओ है, किसका है, कौन इनके लिए पीछे लगा हुआ है। ये सारी उसी दुकान, उसी का एक सिरा है जिसको सोनिया गांधी ने बुलाकर और अपनी सास के नाम
पुरस्कार दिया। सर जैसे अभी आपने कहा ना कि बहुत सारे एनजीओ सामने आ जाते हैं, अभी याद कीजिए जो हमारा उत्तराखंड का चीन से लगता बॉर्डर है, वहां पर कुछ हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स तैनात होने की कार्रवाई शुरू हुई थी, और एक एनजीओ आ गया था कि पर्यावरण खराब हो जाएगा, वहां का सड़कें खराब हो जाएगी जहां से वो भारी भरकम चीजें लेके जाएंगी। तो उसी के बाद गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया था कि इस देश में, अमित शाह ने एक आदेश दिया हुआ है कि इस देश में अभी तक जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें क्या क्या मुद्दे थे, कौन कौन सी संस्थाएं उसके पीछे थी, कौन कौन सी एनजीओ उसके पीछे थी, इसका पूरा तहकीकात चाहिए, पूरा हिसाब किताब चाहिए। ये जरूरी है जानना। किसान बैठे हुए थे, आपको याद है, दिल्ली के बॉर्डर पर, और कहां कहां से फंडिंग आ रही थी, वॉशिंग मशीन लग गई, पिज्जे बन रहे, बर्गर बन रहे सर, गरम गरम पानी नहाने के लिए मिल रहा है, वो कहां से आ रहा था, ये जानना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही लोग जैसे ये मिशेल बैचलेट जैसे लोग, जिनको यहाँ की कांग्रेस पार्टी सिर पर उठाए घूम रही है, यही लोग इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, यही बात है कि जो आप कह रही हैं कि मतलब एक तो फंडिंग, और जो जिस तरीके से जो अंत उद्देश्य है वो यही है कि भारत पिछड़ा रहे, भारत गरीब रहे, भारत में कोई आर्थिक गतिविधि ना हो। और चलिए, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तो ये लोग तो बड़े हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, या फिर कह लें कि नफरती लोग हैं, घृणा फैलाते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह तो बहुत सेकुलर भी थे, शांतिवादी भी थे। तो जो जब कुडनकुलम जो परियोजना थी तमिलनाडु में, उस पे काम कर रहा था वो न्यूक्लियर बिजली के लिए। तो जब वो ऑपरेशनल, मतलब जिस दौरान बन रही थी और जब ऑपरेशनल होने को थी, उसके आसपास वहां पर जबरदस्त आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन जो था वो पूरी की तरह से वो ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित था। वो पूरी तरह से तो उन, और वो एनजीओ और ईसाई मिशनरियों के तंत्र द्वारा जो आसपास के लोगों को भड़काकर और उस पूरे प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने का प्रयास हुआ था। और वो बनाना एक लंबे समय तक वो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाइयों में फंसा रहा, कुडनकुलम प्रोजेक्ट। और अंततः जब वो हुआ तो मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं, कुछ संदिग्ध एनजीओ तंत्र है जो भारत के विकास को रोकना चाहता है। हाल का उदाहरण ले लीजिए, जो अभी अडानी का एक एयरपोर्ट जो केरल में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, कुछ कुछ टेढ़ा सा नाम है। तो वो एक पोर्ट अभी अडानी का केरल में स्टार्ट हुआ है, अभी आरंभ हुआ है। तो उसमें जो है वो उसमें भी सेम यही हुआ कि बाकायदे वेटिकन के झंडे लगा के लोकल चर्च जो था वो पहुंच गया, और कि जी यहाँ पर कैसे आप पोर्ट बना सकते हो। वो पोर्ट जो है वो भारत के और केरल में बना है, जिसमें केरल की सीपीएम जो है, जो वहाँ की सरकार है, जो एलडीएफ, पिनराई विजयन, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और उनके समर्थन से और केंद्र सरकार और के मदद से वो एक अडानी ने वहां पर एक पोर्ट बनाया। वो भारत का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। और इसमें कहीं कोई कांग्रेस विपक्ष, बीजेपी कांग्रेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सरकार जो है वो लेफ्ट की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बनाने वाला अडानी है। ठीक है, आप अडानी को गाली दे लो, लेकिन वो पोर्ट तो देश का है। तो वहां पर भी जो झंडा बैनर लेके खड़े थे वो यही गिरोह था। और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा, अब आपने उदाहरण दिया उत्तराखंड का, उत्तराखंड में जब ये कोई भी जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, कोई भी डेवलपमेंट, जब 1971 का जब युद्ध हुआ था, तो वहां की महिलाएं जो थी वो तोप के गोले ले लेकर कंधों पे लाद के और बॉर्डर तक जाया करती थी, जो लिपू लेक बॉर्डर के तक ले जाने का काम महिलाएं करती थी। आज जब सड़क बन गई है, कल को कोई भी आपातकाल स्थिति होगा, आप गाड़ी से लेके जा सकोगे। आप सारा विकास, सारा जो है पर्यावरण की चिंता भारत करे और दूसरी तरफ वाले ना करे। भाई आप चीन में जाकर क्यों नहीं प्रदर्शन करते, जब उन्होंने वहां तक बॉर्डर तक सड़क बनाई थी। वो लेकिन जब लद्दाख वाला पर्यावरण, वो जो लद्दाख में भी हाल ही में जेनजी हुआ था, वो सब क्या था, वो भी तो यही सब ड्रामा था। ऐसे ही एनजीओ से ऐसे पैसा आ रहा था ना सोनम वांगचुक को भी। बिल्कुल उन्हीं के भाई हैं, वो उन्हीं के भाई हैं। और वही सेम उद्देश्य वही है, उद्देश्य का वही है कि भाई चीन तो अपनी तरफ से चाहे जहां तक आके सड़क बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो एक गली, एक पक्का एक खड़ंजा भी बिछा दोगे, एक कहीं ईंट भी डाल दोगे, तो उससे पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। भाई कैसे सड़क बना रहे हो, मतलब कमाल है। मतलब जो चीज दिखती है, आंखों से दिखती है, वहां पर इतने वर्षों तक कांग्रेस, आपको मालूम है ये बात कहीं बात नहीं होती। आज ये सोनम वांगचुक और उनके पूरा सिस्टम जो है वो कहता है कि नहीं जी, वहां पर जेनजी जो है वो नाराज हो रहा है, वो लद्दाख के मुद्दे जो है बेरोजगारी है। लेकिन भाजपा की सरकार के आने तक लद्दाख के उस पूरे रीजन में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं थी।
वहां के छात्रों को मतलब प्राइमरी एजुकेशन के बाद लद्दाख छोड़कर जाना पड़ता था, जिसके खुद के विक्टिम सोनम वांगचुक भी थे। आज जब इनके आने के बाद आज वहां पर विश्वविद्यालय खुले हैं, आज वहां पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान खुल रहे हैं, रोजगार के नए नए अवसर खुल रहे हैं, तो आज आप कह रहे हो कि जी पर्यावरण खराब हो रहा है, तो फिर भाई धन्य है आप तो। सर ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अलग अलग जगहों पर सर उठाते रहते हैं, भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा है देश में भी चलाते हैं और दुनिया भर में भी भारत को बदनाम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को सर पर बैठाए घूमती है। ऐसे में चुनकर लाई है वो इस नगीने को, सोनिया गांधी, जो ये मिशेल ब्रेचलेट, जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। और आपने जो ये जानकारी भी दी मेरे दर्शकों को कि मोहम्मद यूनुस भी कांग्रेस पार्टी के करीबी रहे हैं, उनको भी अवार्ड मिल चुका है। तो इससे पता चलता है कि डीप स्टेट और सोरोस एंड गैंग, जिसकी बात हम लगातार करते हैं, जिस इकोसिस्टम की बात हम लगातार कर रहे हैं, जो भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ हैंड इन ग्लव्स है, उनका साथ है, हम साथ साथ है, ये नारा लेकर वो चल रहे हैं। अब देखते हैं बिल्कुल। कि क्योंकि बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि कैसे इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो अब देखते हैं इस मुद्दे पर आगे चलकर क्या होता है। लेकिन इस बहाने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। सर आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।